अंजलि की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था और अभी तक उसने अपने ससुराल में रसोई का काम नहीं संभाला था। लेकिन वो कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी सास, ससुर, पति और जेठ जेठानी सब लोग सुबह सुबह नाश्ते में काफ़ी हैवी चीज़ें खाया करते थे। जो भी नाश्ता वो रोज़ खाते थे वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अंजलि अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थी। उन लोगों को इस तरह खाते देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता था। कुछ दिनों के बाद जब अंजलि ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली तो उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अंजलि बहू, नाश्ता लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ अंजलि, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, काफ़ी देर से खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मम्मी जी, भैया ये लीजिए आपका नाश्ता। आज अंजलि ने पहली बार नाश्ता बनाया है मम्मी, ज़रा खाकर बताइए कैसा बना है। अरे अंजलि, ये तुमने नाश्ते में क्या बना दिया? देखने में तो ये बिल्कुल मरीजों के खाने जैसा लग रहा है। अरे अंजलि बहू, इतनी सारी सब्जियां डालकर क्या बना कर रख दिया तुमने? इसे देखकर तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। मम्मी जी, पापा जी, भैया, भाभी, ये नमकीन दलिया है। मैंने इसको अच्छा मसालेदार और चटपटा बनाया है और इसमें ना खूब सारी सब्जियां भी डाल दी है। आप लोग इसे एक बार खाए तो सही। अरे समीर, अपनी बीवी को समझा, ये इस तरह का बीमारियों वाला नाश्ता यहाँ पर कोई नहीं करने वाला। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आप लोगों के लिए मस्त वाली पाव भाजी बना कर लाती हूँ। लेकिन भाभी, सुबह सुबह पाव भाजी, ये ना सब लोगों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अंजलि, तुमने सुना नहीं क्या? नाश्ता हैवी करना चाहिए, हैवी, ताकि दोपहर तक भूख ना लगे। भाभी, आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ मम्मी पापा और बाकी लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इतना मक्खन डालकर पराठे और पाव भाजी सुबह सुबह खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बहू रहने दो ना, क्या सुबह सुबह लेक्चर देने लगी हो। अरे हम लोगों का दिन तो यही सब खाकर शुरू होता है। ये दलिया जो तुमने बनाया है ना, एक काम करना, काम वाली को दे देना, उसके बच्चे भूखे होंगे ना, उसके काम आएगा। तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये दलिया या तो तुम खा लो या फिर काम वाली। अंजलि की बात कोई नहीं सुनता। सब लोग मक्खन डालकर अच्छी खासी पाव भाजी खाते हैं। ये देखकर अंजलि को अंदर से ही बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि एक पार्टी में जा रही थी, इसलिए उसने साड़ी पहनी थी। वाह अंजलि, तुम तो साड़ी पहनकर बहुत सुंदर लगती हो। शादी के इतने टाइम के बाद भी तुम्हारी कमर कितनी स्लिम है और पेट तो ज़रा सा भी बाहर नहीं निकला। मेरी देखो कैसी हालत हो गई है। ऐसा क्यों बोलती है भाभी? आप तो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी हैं। हम दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अरे उम्र में खास फ़र्क नहीं है तो क्या हुआ? शरीर देखो, पेट लटक कर बाहर आ गया है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है और ये आंखों के नीचे पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे फैट जमा हो गई है। भाभी, एक बात कहूँ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान रखेंगी ना तो आप भी सुंदर लग सकती हैं। अरे क्यों मजाक कर रही हो? क्या मेरा पेट वापस तुम्हारे पेट जितना स्लिम और सुंदर हो जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बस आप कुछ दिन मेरी बात मान लीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ दिन के लिए जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर कल से आप नाश्ते में उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद करेंगी और स्प्राउट, दलिया, पोहा जैसी हेल्दी चीज़ें खाएंगी। खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स। समझ में आया? ठीक है भाई, तुम्हारा नुस्खा भी कुछ दिन आजमा कर देख लेती हूँ। अगर काम कर गया तो अच्छी बात है। अगले दिन सुबह के वक्त नाश्ते के समय अंजलि और दीपिका दोनों ही रसोई के अंदर जाती हैं, लेकिन दीपिका अपने ससुराल वालों के लिए छोले भटूरे बनाने लगती है। ये क्या कर रही है भाभी? मैंने आपको कल ही समझाया था ना। अरे अंजलि, इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये देखो, मैंने तुम्हारे और मेरे लिए ओट्स बना कर रखे हैं। छोले भटूरे और बाकी की चीज़ें तो बाकी घर वालों के लिए हैं। लेकिन हमें उन्हें भी समझाना चाहिए ना भाभी। अरे जाने दो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं शादी होकर आई ना तो मैं भी तुम्हारी तरह बात करती थी लेकिन देखो अब हो गई ना बिल्कुल उनकी जैसी। और इस तरह से दीपिका एक बार फिर अपने ससुराल वालों को नाश्ते में छोले भटूरे खिला देती है दोपहर के वक्त। अरे दीपिका, अंजलि कहाँ हो? ज़रा इधर तो आओ भाई। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे सीने में ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर पत्थर रख दिया हो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बहू। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी समीर को फ़ोन करके ऑफिस से बुला लेती हूँ। हाँ बेटा जल्दी कर, मुझे ना थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है। अंजलि की सास की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मम्मी जी ठीक तो है ना? क्या प्रॉब्लम है उन्हें?
देखिए, हमने उनकी हार्ट की ईसीजी करके देखी है। उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है और उनको गैस का प्रॉब्लम भी है। उन्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कह दिया? और कोई इलाज हो तो बताओ। खाने पीने का कंट्रोल तो हमारे घर में कोई नहीं करने वाला। देखिए, अभी सिचुएशन ठीक है। अगर इन्होंने अपना खान पान नहीं सुधारा तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी जी अपना खान पान सुधार लें। अंजलि की सास घर आ जाती है और अगली सुबह दीपिका को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? आज ना आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा था। एक काम कर बहू, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना और उसके साथ ना चटनी बनाना, और हाँ, दही ज़रूर लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं मस्त वाले आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे अरे अरे, ये आप क्या करने जा रही है भाभी? कल ही तो मम्मी जी हॉस्पिटल जाकर आई हैं। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे डॉक्टर को गोली मारो, अब इंसान कुछ खाए भी ना। हम इस दुनिया में आते हैं, कमाते हैं किस लिए? क्योंकि हम अपने मन का खा सकें। लेकिन फिर हम अपने उसी पैसों को डॉक्टर को देते हैं, क्योंकि हम ठीक से खाते नहीं, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। अरे तो क्या करूं, बिना खाए पीने जीना शुरू कर दूं? देखिए मम्मी जी, दुनिया में खाने पीने की इतनी चीज़ें बनी हैं और वो हमें खानी भी चाहिए, लेकिन कब क्या खाना है उस बात का ध्यान रखकर। देखिए, आप अगर मेरी बात मानेगी ना तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खा भी सकेंगी। अंजलि के लाख समझाने पर भी उसकी सास उसकी कोई बात नहीं सुनती और नाश्ते में आलू के पराठे खाती है। ये देखकर दीपिका अंजलि को किचन में बुलाती है। क्या हुआ भाभी? अरे अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखो तुम्हारी बात मानकर मुझ पर असर ज़रूर पड़ने लगा है। क्या मतलब? अरे आज मैंने 2 साल पुराना एक ड्रेस निकाल कर पहना जो मेरे शरीर में घुसता ही नहीं था, और अब देखो बड़े आराम से आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप सुबह सुबह नाश्ते में इस तरह की हैवी चीज़ें खाना बंद कर देंगी और सारा दिन हेल्दी खाना खाएंगी तो आप फिर से पहले की जैसी सुंदर हो जाएंगी। अरे मेरी तो छोड़ो, लेकिन बाकी के घर वालों को कैसे समझाया जाए? अगर इन्हें पता चल गया ना कि हम इनसे छुपकर अलग नाश्ता बनाते हैं तो सासू माँ तो हमें सूली पर लटका देंगी। जानती नहीं हो क्या, हमारे घर में अलग से नाश्ता बनाने का रिवाज ही नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या किया जाए? मम्मी जी को समझाना तो बहुत मुश्किल है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे दीपिका बहू, भाई नाश्ता लेकर आओ, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। कितनी बार कहा कि सुबह 8 बजते ही नाश्ता लगा दिया करो। अरे भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है ये तो बताओ। हाँ, मुझे भी जल्दी ऑफिस निकलना है, फटाफट से खा कर जाता हूँ। हाँ आज ना पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई है। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। आज तो नाश्ता करने में अलग ही आनंद आएगा। क्या बात है मम्मी, अब तो हॉस्पिटल से आते ही वापस पूड़ी और छोले खाने लगी है। अरे अच्छी बात है ना, मम्मी को खाने पीने का इतना शौक है। ढंग से खाएंगे पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप लोग। मम्मी जी आप अच्छे से खाइए, आपकी तबीयत ठीक होती है ना तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। अंजलि और दीपिका की सास और बाकी के सब घर वाले हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ ही दिनों में दीपिका की हेल्थ में चेंज आने लगता है। वो बहुत स्लिम और सुंदर नज़र आने लगती है और एक दिन इस बात को दीपक ने महसूस किया। दीपिका, ये मेरी नज़रों का धोखा है या वास्तव में तुम पहले से स्लिम हो गई हो? तुम्हारी कमर का साइज तो काफ़ी कम लग रहा है। ये सब उस भारी और अनहेल्दी नाश्ते को छोड़ने के बाद हुआ है। लेकिन आपसे कहने का क्या फ़ायदा, आप तो मेरी सुनेंगे नहीं। अरे आपका भी तो पेट निकल कर बाहर आ रहा है, अच्छा लगता है क्या ये? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। ये बात मुझे अंजलि ने बताई और मैंने उसकी बात मानकर अनहेल्दी नाश्ता करना छोड़ दिया, तो देखो मैं फिर से पहले की जैसी खूबसूरत हो गई हूँ ना। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी हेल्थ पर भी इस बात का असर होगा? अरे 15 दिन ट्राई करके तो देखिए, एकदम स्मार्ट हो जाएंगे पहले की तरह। और इस तरह से दीपक अपनी पत्नी दीपिका की बात मान लेता है और कुछ ही दिनों में उसकी हेल्थ में भी चेंज आने लगता है। दीपक की तोंद अब कम हो जाती है और वो काफ़ी फिट दिखने लगता है। एक दिन सुबह के वक्त जब अंजलि और दीपिका नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाते हैं। अंजलि, आज मेरे लिए मोमोज बना देना, और सुनो ब्रेड पकोड़ा भी। दोनों ही चीज़ें खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन मेरे लिए तो प्लीज़ ओट्स लेकर आना। ये सुनकर समीर हंसने लगता है। भैया आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आप नाश्ते में ओट्स खाएंगे?
लगता है दीपक पर हमारी छोटी बहुरानी अंजलि की बातों का असर होने लगा है। अरे बेटा, अंजलि की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे उसे तो खुद कुछ खाने पीने का शौक़ नहीं है, इसलिए बस वो ये चाहती है कि इस घर के लोग भी खाना पीना छोड़ दे, ताकि इन दोनों को कुछ बनाना ही ना पड़े। ऐसी बात नहीं है मम्मी, जब से मैंने अंजलि के हिसाब से भारी नाश्ता करना बंद किया है तब से मेरी सेहत पर बहुत असर पड़ा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा था। कुछ दिनों से तू बड़ा कमज़ोर लग रहा है बेटा। पहले कितना अच्छा मोटा पेट था तेरा। लेकिन मम्मी, उस मोटे पेट की वजह से शरीर में बीमारियां बनने लगी थी। मुझे तो लगता है कि मैं अभी ठीक हूँ। हाँ भैया, अभी आप बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे भी ठीक रहेंगे। ऐसे तो जब देखो तब लेक्चर देने की लगी रहती है। ठीक है, जिसे नहीं खाना ना खाए, मुझे तो आज मोमोज खाना ही खाना है। अंजलि के सास ससुर अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, और एक दिन रात के वक्त अचानक से अंजलि के ससुर जी के सीने में जोर से दर्द उठता है। ये दर्द, अचानक से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी दीपक और समीर को बुलाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। दीपक और समीर अपने पापा के कमरे में पहुंचते हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए समीर जी, आपके फादर को माइनर हार्ट अटैक आया है। इनके हार्ट में ब्लॉकेज है और हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे इतना अच्छा खाना पीना है हमारे घर का डॉक्टर साहब, फिर कैसे इनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया? ज़रा देखिए मेरे बच्चों की तरफ, कितने तंदुरुस्त नजर आते हैं। अच्छा, खाने पीने का क्या मतलब समझती हैं आप? अरे जानते भी हैं, रोज़ नाश्ते में आलू पूड़ी, छोले भटूरे, पाव भाजी, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हैं हमारी बहुएं। अब इससे ज़्यादा हेल्दी और अच्छा खाना कोई क्या खाएगा? शायद आपको पता नहीं, लेकिन यही वजह है आपके पति को हार्ट अटैक आने की। अभी तो माइनर अटैक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना खान पान नहीं सुधारा तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अंजलि की सास की जैसे आँख खुल जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाती है, उन्हें घर लाया जाता है। अगले दिन दीपिका और अंजलि एक बार फिर से रसोई में पहुंचती है। क्या बना रही हो अंजलि? कुछ भी नहीं भाभी, बस आज छोले भटूरे बना देती हूँ। सब लोगों को बहुत पसंद है ना, वैसे भी वीक में 2-3 बार ही तो खा लेते हैं। हाँ ठीक है, बना लो। अच्छा, तुम्हारे, मेरे और दीपक जी के लिए मैंने ये वेजिटेबल उपमा बनाया है, हम तीनों ये खा लेते हैं। कुछ देर के बाद दीपिका और अंजलि उपमा और छोले भटूरे दोनों नाश्ते के टेबल पर लगा देते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अंजलि की सास उपमा वाली प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो आपका नाश्ता नहीं है, आपका नाश्ता तो ये है छोले भटूरे। जान लेना चाहती हो क्या मेरी? मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको छोले भटूरे पसंद है ना, इसलिए अंजलि ने बनाया है। नहीं बेटा, अब हमें समझ में आ गया है कि अंजलि बहू सही कहती थी। मुझे दिल का दौरा पड़ने पर मुझे ज़िंदगी की कीमत समझ में आई। आज के बाद इस घर में कोई भी अनहेल्दी खाना नहीं खाएगा, सब हेल्दी खाना खाएंगे। ऐसी बात नहीं है पापा जी, हम महीने में एक बार ऐसा खाना भी खाएंगे, लेकिन सही वक्त पर और अपनी सेहत को देखते हुए। अंजलि की बात सुनकर सब लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और इस तरह से अंजलि का हैवी नाश्ता करने वाला ससुराल हेल्दी नाश्ता करने वाला ससुराल में बदल जाता है। मनीष और उसके माता पिता आज उसके लिए कार से लड़की देखने जा रहे हैं। परिवार में बस 3 ही लोग हैं, पर फिर भी तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे इतनी लड़कियां देख चुके हैं हम, सब हमारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से हमें मना कर देती हैं। हमारा बेटा कोई राजकुमार नहीं है जो उसके लिए स्वयंवर रखवाएंगे हम। सारी अच्छे घर की लड़कियां तो मनीष को रिजेक्ट कर चुकी हैं। वैसे भी समाज में भी हमारी कोई खास इज्जत तो है नहीं। आज हम जहाँ जा रहे हैं उन लोगों के सामने इस तरह झगड़ना शुरू मत कर देना। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ लगा है। सुना है बहुत अमीर लोग हैं। अरे ठीक है पापा, पर जानते हैं ना आप लोग, इन लोगों के यहाँ एक कुत्ता भी है। कुत्ता? हाय राम, मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है। अरे महारानी जी, अब ये सब लड़की वालों के सामने शुरू मत कर देना। अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया ना तो कोई शादी नहीं करेगा तुम्हारे राजकुमार से। तीनों लड़की के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही गेट पर एक बड़ा सा कुत्ता उन पर भौंकने लगता है। ओ, ये है हमारा टफ़े, हम सबका प्यारा। लगता है आपके आने से बहुत खुश है।
मनीष की माँ अंदर ही अंदर घबरा रही हैं और धीरे से मनीष के कान में फुसफुसाती है। बेटा, जैसे भूत दूर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे कुत्ते दूर करने का भी कोई मंत्र बंतर होता है क्या? हाँ माँ, जैसे ही वो पास आए ना, चल हट, ऐसे बोल देना। बेस्ट मंत्र है। तभी मनीष और उसके पिता टफी को प्यार करने का नाटक करने लगते हैं। मनीष तो उसे इस तरह सहलाने लगता है मानो उसे सालों से जानता हो। अरे कितना प्यारा कुत्ता है मेरा कुट्टू, आओ क्यूटू, आओ टफी, आओ। हमारे मनीष को भी ना कुत्ते बहुत पसंद है। देखिए तो कितनी जल्दी उसने टफी से दोस्ती भी कर ली। तभी आशा हाथ में पानी की ट्रे लेकर बाहर आती है। ये है मेरी बेटी आशा, शहर की बहुत अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करती है। नमस्ते। आशा मुस्कुराकर अपने पिता के पास वाले सोफे पर आकर बैठ जाती है। आशा के आते ही टफी उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। टफी आशा से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाता। टफी बहुत छोटा था जब आशा उसे घर लेकर आई थी, तभी से टफी हमारे परिवार का सदस्य है। मनीष की माँ और पिता मुस्कुराते हुए पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ा रहे हैं। मनीष की माँ धीरे से उसके कान में कहती है, देख रहे हो कैसा महल जैसा घर है। यहाँ रिश्ता पक्का हो गया तो समाज वाले तो हमें पूजने लगेंगे। हाँ। मनीष और आशा के परिवारों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। तभी आशा के पिता कहते हैं, आशा हमारी इकलौती बेटी है, बड़े ही नाजों से पाली है। आप लोग खुलकर कह सकते हैं कि दहेज में आपको क्या क्या चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं जी, हम भी आजकल के लोग हैं। हमारे मनीष ने भी MBA किया हुआ है, इसलिए समाज क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए हम तो दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है जी, खिलाफ। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऊंचे विचार हैं आपके। पर अगर आपको कोई एतराज़ नहीं अगर आशा के साथ टफ़ी भी उसके साथ ससुराल जाए? कोई कुछ कहे उससे पहले मनीष की माँ बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। आप तो बस 2 जोड़ी कपड़े और टफी के साथ अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। सब खुश हो जाते हैं। मनीष और आशा की शादी हो जाती है और आशा टफी को लेकर अपने ससुराल आती है। माँ, ये लीजिए, ये टफ़ी का ख़ास खाना है। टफ़ी इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाता। कल से मैं ऑफ़िस वापस जाना शुरू कर रही हूँ, तो टफ़ी का ध्यान आपको ही रखना होगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, मैं टफ़ी का पूरा ख्याल रखूँगी। दूसरे दिन आशा के ऑफिस जाते ही टफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और बेकाबू हो जाता है। घर के सोफ़े फाड़ देता है और पूरा घर गंदा कर देता है। सास टफ़ी से बहुत परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। टफ़ी मोहल्ले के सारे लोगों पर भौंकने लगता है। सारा दिन बाहर घूमकर जो टफ़ी सफ़ेद रंग का हुआ करता था, अब बिल्कुल मैला हो चुका है। काम में बिजी होने की वजह से आशा भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, पर वो जब भी अपनी सास से टफ़ी के बारे में पूछती है तो माँ उसे कहती, अरे बेटा, तू आराम से काम पर जा, मैं हूँ ना, मैं टफ़ी का पूरा ध्यान रखूँगी। एक दिन आशा अपने बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और यहाँ दिन पर दिन टफ़ी की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। कुछ दिनों बाद आशा अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटती है। माँ, बहुत समय हो गया टफ़ी से ठीक से मिली भी नहीं हूँ, ना ही उसके भौंकने की आवाज़ सुनी है। आज तो पूरा दिन मैं उसी के साथ बिताऊंगी। टफ़ी मेरा हीलिंग फैक्टर है, उसके पास बहुत आराम मिलता है मुझे। आशा टफ़ी के पास जाती है और जैसे ही उस पर हाथ रखती है समझ जाती है कि टफ़ी बीमार है। आशा घबरा जाती है। टफ़ी की हालत रास्ते के आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। माँ, आज तक मैंने टफ़ी को इस हाल में कभी नहीं देखा। दिन भर भौंकने वाला और यहाँ वहाँ खेलते रहने वाला मेरा टफ़ी एकदम चुप सा हो गया है। इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ना तो इसे ठीक से खाना मिला है और ना ही देखभाल। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे हुआ करता था। टफ़ी की ये हालत देखकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग टफ़ी से प्यार का नाटक करते रहे। अरे ज़रूरी थोड़ी है कि सबको कुत्ते पसंद हो। आपको नहीं थे तो झूठ क्यों बोला? इसकी हालत देख रहे हो आप।
सास की आंखों में शर्मिंदगी है। मेरे बेटे की आदतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए हमें ये अच्छे बनने का नाटक करना पड़ा, वरना शायद उसकी कभी शादी नहीं होती। मैं टफ़ी को लेकर अपने मायके जा रही हूँ और अब तभी लौटूंगी जब इसके शरीर की बीमारी ठीक हो जाए और आपके दिमाग की भी। श्रेया को डांस करना बेहद ही पसंद था। डांस जैसे श्रेया की जान थी। वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन श्रेया कॉलेज से घर आती है और सीधे अपने मम्मी के पास जाती है। मम्मी, आज हमारी कॉलेज में शहर के सबसे अच्छे डांस एकेडमी वाले आए थे। उन्होंने एक डांस कंपटीशन रखा है। जो इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे वो एकेडमी फ्री में डांस ट्रेनिंग देंगे। अगर उस डांस कंपटीशन में मैं जीत गई तो मेरा डांस कोरियोग्राफर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ये सब हमारे घर में नहीं चलता। पापा और दादाजी कभी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। मम्मी प्लीज़ मुझे एक मौका तो देकर देखिए। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं आगे से इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूँगी। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़। श्रेया, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अगर फिर भी तुम्हारी जिद है तो जाओ अपने दादाजी से बात कर लो। वैसे तो श्रेया अपने दादाजी से बहुत डरती थी, लेकिन वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके अपने दादाजी से पूछ ही लेती है। दादाजी, मैं एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। श्रेया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे घर के संस्कार नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियां दूसरों के सामने नाचे। दादाजी प्लीज़, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। घर में अपनी माँ से घर के कामकाज सीखो ताकि कल ससुराल जाकर हमारा नाम रोशन कर सको। और आज के बाद अपनी जिंदगी में दोबारा डांस का नाम मत लेना। श्रेया बेहद दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। उस दिन के बाद से श्रेया को कभी डांस करने का मौका नहीं मिला। श्रेया की डांस करने की इच्छा दिल के कोने में कहीं दबकर ही रह जाती है। श्रेया के परिवार वाले बेहद ही पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद श्रेया की शादी कर दी। वो अपने ससुराल आ गई और बखूबी अपने ससुराल का काम संभालने लगी, क्योंकि श्रेया को तो यही सिखाया गया था कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है, अपने सपने पूरे करना नहीं। ऐसे ही श्रेया की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन श्रेया के ससुराल में कोई नहीं था। घर का हर सदस्य किसी न किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रेया म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। वो डांस में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी सास वहां आ जाती है। अरे श्रेया, तुम डांस भी करती हो? सास की आवाज सुनकर श्रेया घबराकर म्यूजिक बंद कर देती है। घबराहट में श्रेया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर इस बात की शिकायत उसके मायके में कर दी तो क्या होगा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू रानी इतना अच्छा डांस करती है, और तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में रह जाती है। अरे बेटा, घबरा क्यों रही हो? बात करो मुझसे। जी, मुझे घर में मना किया गया था कि ससुराल जाकर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। श्रेया की सास श्रेया को प्यार से पकड़कर अपने पास बिठाती है और उसे चुप कराती है। फिर श्रेया अपनी सास को बताती है कि किस तरह से उसके मायके वालों ने उसके इस सपने को कुचल कर रख दिया। मुझे तो आश्चर्य होता है बेटा कि इस ज़माने में भी लोग बेटियों पर इतनी पाबंदी लगाते हैं। अब तू हमारे घर आ गई है, हमारे घर की बेटी है। हमारी बहू का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज ही सुनील से बात करती हूँ कि वो तेरे लिए एक डांस क्लास खोल दे, ताकि तू अपना सपना भी पूरा कर पाए
और तेरे ही जैसी और बहुत सी लड़कियों का भी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मेरे उस सपने को पूरा किया है, जिस सपने के पूरा होने की मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। श्रेया के ससुराल वाले आधुनिक विचार वाले थे, इसलिए वो उसके लिए डांस क्लास खोलते हैं। धीरे धीरे श्रेया का डांस क्लास एक बड़े एकेडमी में तब्दील हो जाता है। इस तरह डांस क्लास के जरिए श्रेया की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता। दिव्या को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ 5 कार हैं, 7 बाइक्स हैं, फिर भी हम बस से आए हैं। वो क्या है ना कि हमें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन खुद की गाड़ी में बैठना दिखावा थोड़ी ना होता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत है ना, तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं। हाँ, ये उससे भी बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो घर में 5 कार और 7 बाइक क्यों रखी है? अरे इतने पैसे हैं, फुर्सत में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहा था। तो क्यों नहीं खरीदा? अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं, हमारी माँ को ठंड बहुत लगती है ना, अब बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा और नेक ख्याल है। हम कैसे मान ले कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे हमारा परिवार झूठ नहीं बोलता। दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ। अरे छोटो चुप रह, इतने बड़े लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री कि यहाँ ग्राहक आया, इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी, और हम हर काम ना जल्दी करते हैं। हाँ वही तो, तब जल्दी जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। दिव्या के पिताजी दिव्या के भाई छोटू की एक भी बात न मानते हुए दिव्या की शादी दिल्ली के इस फेंकू परिवार में करवा देते हैं। जब दिव्या ससुराल पहुंचती है तब आपकी कार्स और बाइक्स कहाँ है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से। कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? अरे जब आप मुझे देखने आए थे तो कहा था ना कि आपके यहाँ 5 कार्स हैं और 7 बाइक्स हैं। हाँ हाँ, उस दिन थी, आज नहीं है। है? आज कहाँ गई? अरे जिनकी थी वो ले गए। मतलब वो आपकी नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है। हाँ घर पर थी, बाबूजी का एक पार्ट टाइम काम है कार और बाइक धोने का। उस दिन घर पे 5 कार और 7 बाइक्स थी तो बोल दिया था। अरे झूठ थोड़ी ना बोला है, जैसा था वैसा बोल दिया। और वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली बात, वो झूठ थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं, शहर में एक नई कंपनी आई है पंखे की, जिसके पंखे बड़े हैं। कंपनी का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। जब लेने गए तो हवा बहुत तेज फेंक रहा था, तो माँ ने बोला ठंडी लगेगी बेटा। वैसे भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है ना। झूठ कहाँ बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया। हे भगवान, और वो फैक्ट्री वाली बात, इधर ग्राहक आया उधर सामान तैयार। अरे वो भी तो बिल्कुल सही है। मेरा ना पानी पूरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है उधर पानी पूरी बना देता हूँ। अरे झूठ कहाँ बोला, जैसा था वैसा बोल दिया। हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे है तो, पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहाँ नौकर था। जब भी कोई गलती करता तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते। हो गया ना बड़े लोगों में उठना बैठना। दिव्या
अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये झूठ बोलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी। आप लोग खाने में क्या लेंगे? करेला खा लूंगा। अरे मुझे तो टिंडे खाने हैं। कद्दू खाऊंगा। अच्छी बात है, खाने की टेबल पर मिलते हैं। शाम को जब सब खाने के टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दू रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहू, ये सब क्या है? ससुर जी के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवण जी के लिए कद्दू। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है? आप लोगों ने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दू खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मजाक कहा है, आपने कहा कद्दू खाएंगे तो खाइए, ऐसी थोड़ी ना कहा था कि पका हुआ खाएंगे। और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था वैसा बोल दिया, झूठ कहाँ बोला मैंने? दिव्या की बात सुनकर, समझकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए और झूठ बोलने की आदत पर पछतावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसी से मजाक में भी झूठ ना बोलने की सीख देती है और उनके काम में मदद करके उनके काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है।